हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल साइंस ग्रुप वर्ल्ड में। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, फिजिक्स में हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी। तो ये क्लास जो स्पेशल जो चलाई गई है, ये RRB, RRC, ग्रुप डी। हालांकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जहाँ पे साइंस आती है सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन रेलवे के लिए, क्योंकि साइंस इसमें जाता है, इसलिए जो है रेलवे के लिए जाता है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उन लोगों को मैं सलाह देता हूँ जो कहते हैं कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता, वो मेरे साथ जुड़ें और मेरी क्लास लें और फिर बताएं कि फिजिक्स कितनी हार्ड है और कितनी हल्की है। तो समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा, जैसे कि पहले जी तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आप देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से देखो कि कोई कॉपर की रोड है, इस तरह की है, ये कॉपर की रोड है जी, और इसमें ये हमने बैटरी, ठीक है जी। मान लो इस पर मैं मानता हूँ कि माइनस के 10 वोल्ट इधर है और ये प्लस के 10 वोल्ट इधर है, ठीक। इस पर बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुत काफी संख्या में, लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये धारा, और ऐसे ये देखो, ये है कि धारा की दिशा, इसकी धारा की दिशा, ये धारा की दिशा होगी। अभी 10 यानी कि 20 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ से दो चीज बनेंगी। पहली बात नोट करके लिखे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, नोट करके लिखे दे रहे हैं। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये है कि धारा की दिशा, धारा की दिशा, वो पूछता है कि धारा की दिशा कैसी होगी या किधर से किधर की ओर होगी। तो ये बताएंगे कि धारा की दिशा जो है, ये याद रखना, ये निम्न विभव होगा, निम्न विभव। और ये याद रखना, ये क्या होगा? उच्च विभव। क्या होगा? ये उच्च विभव, ठीक है। तो धारा की दिशा जो होगी वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, निम्न विभव की ओर होगी, ठीक है। जब दूसरी बात यहाँ से क्या बनेगी, एक चीज और दिख रही होगी तुम्हें, इलेक्ट्रॉन। तो पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन को माइनस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को माइनस का चार्ज है, तो माइनस का चार्ज है, तो इसे हम ऐसे कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन की दिशा, या इलेक्ट्रॉन की दिशा कह के इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक आवेश की दिशा, ऋणात्मक आवेश की दिशा, ऋणात्मक आवेश की दिशा, ऐसे कह दो। कैसी होगी? वो होगी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। अब देखो, यहाँ जब आवेश वाली बात आई है तो आवेश को समझो, आवेश क्या है। तो ये हो गया, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, उच्च विभव, निम्न विभव। धारा की दिशा ये बना हुआ है, 2018 के रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। आगे फिर देखें, जब आवेश को समझो, ये देख लो, ऐसे समझो। देखो, जैसे कि हमने आवेश को समझने के लिए जैसे समझो कि ये एक नाभिक है, एक परमाणु है, परमाणु का एक नाभिक हो गया, ये इसकी बाह्य कक्षा हो गई, ठीक है जी। इसके अंदर क्या पाया जाता है? P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाह्य कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस पे और प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन पता होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है जी। इस पर होता है प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। ठीक है जी। इसे हम एक तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इसको हम माइनस का इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ये कहते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर क्या होता है आवेश, आवेश क्या होता है शून्य, यानी कि इसे बोलते हैं उदासीन। क्या होता है उदासीन, उदासीन होगा। अब यहाँ से क्या सवाल बनता है, सवाल देख लो। सबसे पहला सवाल बनेगा, इम्पोर्टेंट है ये, मैं लिख देगा हूँ नोट करके। पहला सवाल ये बनता है कि क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है कि नाभिक के किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, ठीक है, लोको पायलट का क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्य कक्षा में घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन वो बनता है कि जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनकी कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो अगर मैं बात करूं, ऐसे कह दो कि परमाणु के, ऐसे कहो कि परमाणु के बाह्य कक्षा में चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अच्छा, ऐसा और क्या क्वेश्चन बना, एक बार एक क्वेश्चन देख लो। तीसरी बात एक नोट करके लिख लो, यहाँ ये उससे नहीं बनता, लेकिन बता दे रहा हूँ याद के लिए कि कभी भी आप देखोगे किसी भी, या ऐसा रखो, किसी भी बंद, किसी भी बंद परिपथ, या ऐसे कह दो बंद परिपथ, या बंधी हुई, बंद परिपथ या बंधी हुई अवस्था के लिए, जैसे तो बंद अवस्था के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ठीक, ऋणात्मक होती है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और है, यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, वो सॉरी दो नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मैं मान लो, मैं कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास एक ही सेम नेचर के, क्वेश्चन आया हुआ है, अगर सेम नेचर या सेम प्रकृति के दो आवेश आपस में कैसा रिएक्शन करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे देखने के लिए चाहे पीजर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो ये क्या करते हैं, आवेश क्या करते हैं, आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो ये क्या करते हैं, ये आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ समझ गया। ऐसे एक क्वेश्चन है, देखो क्या देखो, जैसे ये परमाणु का नाभिक था, क्या था परमाणु का नाभिक। तो यहाँ देखने के लिए एक नोट करके यहाँ लिखो, नाभिक, या ऐसा करो, नाभिकीय आकार काय में नापा जाता है, फर्मी में, और एक फर्मी की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस के 15 मीटर। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि परमाणु का आकार नापना हो, परमाणु का आकार नापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम ऐसे कर दो, इसका प्रतीक होगा एंगस्ट्रॉम। क्या होगा, चलो लिख लो एंगस्ट्रॉम,
तो एंगस्ट्रॉम का प्रतीक होता है एंगस्ट्रॉम, ये तो इसकी वैल्यू होती है 10 की घात माइनस के 10 मीटर, 10 की घात माइनस के 10 मीटर। एक ही चीज, एक क्वेश्चन ही बन गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये फर्मी वाला रेलवे में पूछा हुआ है। परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम में, कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ तुम्हें कि अगर वो पूछे कि हमें नाभि के आकार नापना है तो नाभि के आकार नापते हैं फर्मी में, और एक फर्मी की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस के 15 मीटर। अगर वो कह देवे कि परमाणु का आकार नापना है हमें, तो परमाणु का आकार काय में नापते हैं, तो परमाणु का आकार नापते हैं हम काय में, एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस के 10 मीटर। ठीक है। और इसमें क्या, एक चीज और लिख लो यहाँ, चलो पहले से मिटा देता हूँ, ऐसे लिख लो, नोट करके लिखो, नोट करके क्या लिखोगे, जब कभी भी, चलो आगे लिख लिया, चलो यही बता देता हूँ, किसी लंबाई की, ऐसे करो, किसी लंबाई की छड़ के दोनों सिरों पर किसी लंबाई की छड़ के दोनों सिरों पर विभव का मान क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ना। विभव का मान क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जैसे विभव एक अधिक अलग होना चाहिए ना विभव का मान, कैसे बोल लो, कैसे करोगे उसे, किसी लंबाई की छड़ के लिए दोनों सिरों पर विभव का मान अंतर में होना चाहिए, अंतर में होना चाहिए, ऐसे समझो। से दूसरी भाषा में दूसरी भाषा में क्या समझोगे कि मान लो कि तार है कोई, ऐसा समझ लो, कोई लंबाई नहीं है, कोई तार है मान लो, जैसे हम कहते हैं कि तार है, किस लिए होना चाहिए, ठीक है, अंतर होना चाहिए, तभी उस क्षण में धारा प्रवाहित होगी, ऐसे आसान शब्दों में समझ लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई किसी लंबाई की कोई छड़ है, या ऐसा मान लो कोई छड़ ना होगा तुम्हारे पास, मान लो क्या है, एक तार है, तो उस तार में तुम्हें धारा प्रवाहित करनी है। तो तार मान लो एक ऐसा समझो, जैसे कि मान लो कि ये तार है, ये कोई तार है, ये मैंने तुम्हें पीछे बताया इससे पहले पॉइंट पर, कि मान लो जैसे तार है, उसकी कोई लंबाई भी होगी, इसका कोई क्षेत्रफल भी होगा, लंबाई भी होगी, तो इसमें हमें धारा प्रवाहित करनी है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए इस वाले सिरे का और इस वाले सिरे का विभवांतर अलग होना चाहिए, इस वाले सिरे का और इस वाले सिरे का विभवांतर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जब दोनों सिरे का विभवांतर अलग होगा, जब दोनों सिरों का विभवांतर अलग होगा तब उसमें धारा प्रवाहित होगी। अगर मान लो दोनों सिरों का विभवांतर, सवाल ये बनता है कि दोनों सिरों पर विभवांतर सेम हो तो क्या धारा प्रवाहित हो जाएगी, बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो धारा प्रवाहित नहीं होने की। तो ये आवेश से यहाँ समझ में आ गए, तो इसलिए मैं आवेश से आगे बढ़ता हूँ। आवेश से आगे बढ़ो, क्या ठीक है। अब बात करता हूँ मैं विद्युत धारा की, इसकी बात करता हूँ विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा में डायरेक्ट समझ लो, कैसे, ऐसा समझो, किसी परिपथ में एक निश्चित दिशा में
निश्चित दिशा में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अभी समझा हुआ, अभी रुको देख लो। यहाँ देखो दो पॉइंट बात आई। एक तो इस बात को कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में, और बहने वाला क्या है, एक आवेश है। तो आवेश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से, निश्चित दिशा में बह रहा है विद्युत धारा को ऐसे देखो क्या। तो यहाँ से एक विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, ठीक है कोई दिक्कत ना है, लेकिन इसमें एक चीज और है, एक निश्चित दिशा में बहने वाले एकांश बहने वाले आवेश, ऐसे देखो यहाँ ये मिस्टेक हो गया। एक निश्चित दिशा में बहने वाले आवेश जो एक या एकांक समय में बहे, ऐसा समझ में आ जाएगा। तीन चीज हो गया इसमें, एक हो गया समय। तो यहाँ से धारा क्या निकल गई, धारा आई बराबर आवेश बह रहा, क्या बह रहा, आवेश को कहते हैं क्यू, आवेश को कहते हैं क्यू, और समय कितना लग रहा, समय कहते हैं जी, ठीक है जी। आवेश बटे समय। कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा क्या है कि किसी परिपथ में एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय, यानी कि एकांक समय में एक निश्चित दिशा में बहने वाले आवेश को धारा कहते हैं। एकांक समय आवेश धारा कहते हैं। अब देखो धारा कहते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर या कूलॉम सेकंड को कहते हैं, या ऐसा कहीं कहीं तो मिलेगा ये कूलॉम प्रति सेकंड। ऐसे देखो ना, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, 80 बन जाएगा कूलॉम प्रति सेकंड। अभी एक चीज और देखो जो इम्पोर्टेंट है, धारा एम्पियर। अच्छा यहाँ देखो धारा को किससे मापते हैं, धारा मापी क्या है, धारा मापी एमीटर। किससे नापते हैं, धारा मापी क्या है, एमीटर। यानी कि एमीटर से क्या करते हैं, धारा को मापा जाता है। ठीक है भाई, धारा को मापा जाता है। और यहाँ से क्या, यहाँ से एक रिलेशन और निकल कर आता है। इस रिलेशन को देख लो, क्वेश्चन आवेश पे ग्रुप डी में रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है कि आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है उससे। Q बराबर आई टी। अच्छा इसकी बीमा तो यही होगी यहाँ पर ही। अगर इसकी बीमा देखें हम, इसकी बीमा क्या होगी, धारा की बीमा होती है एंगस्ट्रॉम, ए हो गई, और एंगस्ट्रॉम का नाम है ए, एम्पियर हो गई। और टी समय की बीमा होती है टी, तो इसकी बीमा क्या हो गई, ए इंटू टी, इसकी बीमा हो गई। ठीक है जी। और क्या देखोगे, चलो विद्युत धारा मापी एम्पियर से नापा जाता है, मात्रा की हो गया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अभी धारा देखो, धारा कई प्रकार की होती है, इसे भी देख लो। धारा को जैसे अगर मैं कहूँ कि
धारा को हम दो प्रकार से, धारा को दो उसमें भाग सकते हैं, यानी कि फ्लो किस वजह से, चार्ज जो हमारे पास जो चार्ज है वो चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं उस फ्लो के आधार पर हमारे जो चार्ज है यानी कि जो आवेश है वो कितना फ्लो कर रहा है, कौन सा आवेश फ्लो कर रहा है, उसके आधार पर हम करंट को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे दो भागों में कैसे बांट सकते हैं, एक तो ऐसा मान लो कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के कारण बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके, इलेक्ट्रॉन के कारण, अगर धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट कह दो या इलेक्ट्रिसिटी करंट कह दो, इलेक्ट्रिक कह दो, चलो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर ये प्रोटॉन के कारण, उसके प्रोटॉन के कारण बह रही हो तो, अगर ये प्रोटॉन के कारण बह रही हो तो इसे क्या बोल लेंगे, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेंशनल करंट। अब याद रखना इसे उत्पन्न करने के लिए हमें बल की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कन्वेंशनल करंट उत्पन्न करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। इसे उत्पन्न करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, इसे उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा समझ लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो कि इलेक्ट्रॉन के कारण अगर ऋणात्मक है इलेक्ट्रॉन के कारण है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और प्रोटॉन के कारण अगर बह रही है तो कन्वेंशनल करंट। ठीक है, याद रखना आमतौर पर हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे हम, कन्वेंशनल करंट के बारे में ना पढ़ेंगे। कन्वेंशनल करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोलते हैं, बहुत सी जगह बोल देते हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, अब पढ़ो तुम, प्रतिरोध। क्या पढ़ोगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध को ऐसे समझ लो, एक रेजिस्टेंस, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में क्या है, तुमने देखा होगा कोई भी छड़ ले लो, कॉपर की ले लो, सिल्वर की ले लो, उसमें तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है भरपूर मात्रा में, लाखों अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन ही जब उसे हीटेड किया जाता है, ऐसा समझो जैसे हीटेड किया जाता है, ऐसा मान लो ये कोई प्लेट है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन है।